Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the last topic related to the autonomic nervous system and that is cholinergic blocking drugs. As we discussed that autonomic nervous system divide किया था हमने basically 4 ग्रुप्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी. देन वी डिस्कस्ड अबाउट the cholinergic agonist, percholinergic antagonist, adrenergic agonist, adrenergic antagonist. सो ये टॉपिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हमारा लास्ट वाला रहता है और आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो यू आर वेरी वेल अवेयर डैट कोलिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट को आप पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं और आप इनको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कह सकते हैं. ओके, सो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स जिस तरह से एगोनिस्ट थे, जस्ट लाइक दैट जो कोलिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज, दैट इज मस्करानिक एंड निकोटिनिक टाइप ऑफ द सब ग्रुप. सो यू कैन क्लासीफाई द एंटागोनिस्ट इनटू 2, दैट इज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर एज वेल एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको. ओके, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स जो हैं, जो गैंग्लिया को ब्लॉक कर रही हैं, दे हैव लिटिल क्लिनिकल यूज. इसलिए कि आपको याद होगा कि गैंग्लिया के ऊपर भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी एसिटाइल कोलिन ही है. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है यानी इफेक्टर ऑर्गन्स के ऊपर यानी मस्करानिक रिसेप्टर्स के ऊपर, वो भी एसिटाइल कोलिन ही है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ आई से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में 3 कैटेगरीज आ गई. एक वो जो गैंग्लिया पे ब्लॉक कर रही हैं एसिटाइल कोलिन को, रिसेप्टर या निकोटिनिक हैं. एक वो जो कि ब्लॉक कर रही हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, स्केलेटल प्लेट को, और वहाँ पर भी रिसेप्टर निकोटिनिक एंड द न्यूरोट्रांसमीटर इज सेम एसिटाइल कोलिन. एंड third one are the drugs which are actually blocking the muscarinic receptor at the post ganglionic neuron where the parasympathetic system is existing और वहाँ पर again neurotransmitter acetylcholine है लेकिन receptor वहाँ पर muscarinic है. So ये एक difference है यहाँ पर कि एंटी मस्करानिक ड्रग्स आर स्पेसिफिकली दोज टाइप ऑफ द एजेंट्स विच आर ब्लॉकिंग द मस्करानिक रिसेप्टर यानी पैरासिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है. और गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स वो हैं जो दोनों पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लिया को ब्लॉक करने जा रहे हैं. और न्यूरोमस्कुलर वो हैं जो स्केलेटल मसल्स पे न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान में जो जंक्शन है वहाँ एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मस्करानिक टाइप ऑफ द ड्रग्स, एंटी मस्करानिक, उनको आप पैरासिम्पैथोलाइटिक कह सकते हैं. और आप देखें कि अभी तक हमें पता चला है कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ द मस्करानिक रिसेप्टर्स हैं, M1, M2, M3, M4 एज वेल एज M5. ओके, you people have also studied about the location that M1 receptors are located on CNS, sympathetic postganglionic cell bodies and many presynaptic sites. M2 receptors are located at the heart, myocardium, smooth muscle organs पर और कुछ neuronal sites पर भी. M3 receptors are basically common on the effector cell membrane, especially glandular and the smooth muscle cell. M4, M5 अभी तक less studied हैं और less important है, लेकिन इनका रोल CNS में देखा गया है as compared to the periphery up till now. Okay, but the research is going on to identify the new location and the new actions of M4 and M5 receptors. Okay, so first of all we are here going to discuss the basic pharmacology of the muscarinic type of the receptor blocking drugs, or you can say the anti-muscarinic drugs. Particularly, as I told you, that these type of the drugs, they can be termed as anti-muscarinic drugs because they are blocking the muscarinic receptor at post-ganglionic neuron of the parasympathetic drugs, and that is the reason that these drugs can also called as parasympatholytic. Okay, so it is important कि they block basically the effect of parasympathetic autonomic discharge, but remember they do not lyse the parasympathetic nerve and they have some effect that are not predictable from block of the parasympathetic nervous system. For these reasons the term antimuscarinic is preferable here, as I told you. Okay, इनमें जो ड्रग्स आपके पास आती हैं उनमें नेचुरल
अकरिंग ड्रग्स हैं और बहुत अरसे से वो एज ए पॉइजन मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती चली आ रही हैं। स्पेसिफिकली एट्रोपिन को आप जानते होंगे कि ये एक प्रोटोटाइप है और प्लांट एल्कोलॉइड है जिसके बहुत ही प्रोनाउंस्ड एंटी मस्करानिक इफेक्ट्स हैं और ये इस क्लास की प्रोटोटाइप है। उसके बाद फिर सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बनाए गए एंड टर्शरी मेम्ब्रेन ऑफ दीज क्लास आर ऑफन यूज्ड फॉर देयर इफेक्ट ऑन द आई एज वेल एज CNS. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज एंटी मस्करानिक एजेंट्स। एट्रोपिन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, एंड यू नो कि दे बेसिकली ब्लॉक द कोलिनोमिमेटिक एक्शंस एट मस्करानिक रिसेप्टर. सो it is blocked by a small dose of atropine can be overcome by large concentration of acetylcholine or equivalent muscarinic agonist. इसीलिए दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है. एंड यू नो दैट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अगर आप एक की डोज बढ़ाएंगे तो दूसरे की एक्टिविटी को आप ओवरकम कर सकते हैं. ओके, so tissues which are most sensitive to atropine are salivary, bronchial, sweat gland, and secretion of acid by gastric parietal cell is least sensitive in this case. Okay, and इसके अलावा atropine is highly selective for muscarinic receptors and its potency at nicotinic receptor is much low और action भी कोई predictable नहीं है, clinically useful नहीं है, and it does not distinguish between the M1, M2, M3, M4 जो उनके सब ग्रुप्स हैं. जो अदर एंटी मस्करानिक ड्रग्स हैं दे आर मॉडरेटली सिलेक्टिव फॉर वन और एन अनदर ऑफ दीज ग्रुप्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें कि एट्रोपिन के या ये जो एंटी मस्करानिक ड्रग्स हैं इनके ऑर्गन सिस्टम्स पर क्या इफ़ेक्ट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एट्रोपिन हैज़ मिनिमल स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन CNS स्पेशली द पैरासिम्पैथेटिक मेडुलरी सेंटर and a slow long lasting sedative effect on the brain. स्कोपोलामीन जो इसी क्लास की एक और ड्रग सेमी सिंथेटिक है वो ड्राउजीनेस ज़रूर प्रोड्यूस करती है और टॉक्सिक डोजेज में स्कोपोलामीन एंड टू अ लेजर डिग्री एट्रोपिन भी कैन कॉज एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन, कोमा. Tremor of Parkinson disease is reduced by centrally acting antimuscarinic drug and atropine in the form of belladonna extract को देखा गया है कि ये पार्किंसन में काफ़ी इफ़ेक्टिव है. क्योंकि अभी हमने पार्किंसन भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा कि पार्किंसन में भी एसिटाइलकोलिन के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डोपामीन के लेवल्स कम हो जाते हैं. देयर इज़ इम्बैलेंस बिटवीन दीज टू न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमें एंटी मस्करानिक ड्रग्स भी वहाँ पर देनी होती हैं. तो ये देखा गया कि एट्रोपिन या इस क्लासेस की ड्रग्स को या बेलाडोना एक्सट्रैक्ट को भी आप देख के देखें जहाँ से एट्रोपिन या स्कोपोलामीन वगैरह एक्सट्रैक्ट किए गए, सो दे आर इफेक्टिव इन दोज केसेस. ओके, and scopolamine is often effective in preventing or reversing these type of the disturbances. ये important है, जैसे कि वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेस वगैरह इनसे हो जाती हैं. ओके, as far as the effect on eye are concerned, so pupillary constrictor muscle depends on muscarinic cholinergic activation. ये भी आप देख चुके हैं अभी जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन देख रहे थे, और ये एक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं टॉपिकल एट्रोपिन या टर्शरी एंटी मस्करानिक ड्रग से, एंड दे रिजल्ट इन अनअपोज्ड सिंपैथेटिक डायलेटर एक्टिविटी एंड माइड्रियासिस यानी डायलेशन ऑफ द प्यूपिल. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑक्यूलर इफेक्ट है एंटी मस्करानिक ड्रग का वो है वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलेरी मसल, जिसे हम साइक्लोप्लीजिया कहते हैं. और साइक्लोप्लीजिया इज रिजल्ट इन लॉस ऑफ द एबिलिटी टू एकोमोडेट द फुल्ली atropinized eye cannot focus for near vision. Both mydriasis and cycloplegia are useful in ophthalmology. They are also potentially hazardous since acute glaucoma may be induced in patients with narrow anterior chamber glaucoma, जो नैरो चैम्बर एंगल होता है ना. और थर्ड ऑक्यूलर इफेक्ट जो एंटी मस्करानिक ड्रग्स का है वो है डिक्रीज इन द लैक्रिमल सीक्रीशन, और इसका एक एडवर्स इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि कंप्लेन भी अक्सर पेशेंट करते हैं, सैंडी आइज़ देखा गया है. अगर आप लार्जर डोजेस दें एंटी मस्करानिक ड्रग्स की तो बहुत सैंडी यानी बहुत ड्राई आइज़ हो जाती हैं, बिकॉज सीक्रीशंस आपको पता है कि एंटी मस्करानिक ड्रग से डेफिनेटली ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं. ओके,
एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर आप देखें जो ऐसे नोड है वो बहुत सेंसिटिव है मस्करैनिक रिसेप्टर्स पे, क्योंकि मायोकार्डियम में तो है ही यही रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर है। तो इन केसेस में अगर आप एट्रोपिन देते हैं तो टैकीकार्डिया हो सकता है, इनर्वेटेड और स्पॉन्टेनियसली बीटिंग हार्ट में बिकॉज ऑफ द स्लोइंग ऑफ द वेगल नर्व। ओके, रेस्पायरेटरी सेंटर या रेस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल हो या सीक्रेटरी ग्लैंड हो, आपको पता है अगेन वहाँ वेगल इनर्वेशन है और मस्करानिक रिसेप्टर हैं। तो इवन आप जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी हैं ना जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उनको भी एट्रोपिन एडमिनिस्टर कर देंगे तो वहाँ पर ब्रोंकोडाइलेशन और सीक्रीशन होगी और सीक्रीशन रिड्यूस हो जाएगी। ओके, और जिनमें एयरवे डिजीज़ है तो वहाँ तो इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। एंटी मस्करानिक ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ inhalant anesthetic to reduce the accumulation of secretion in the trachea and the possibility of the laryngospasm. It is very obvious. Okay, then the effects of these drugs on GI tract, blockade of muscarinic receptors, again here will result in dramatic effect on the motility and some of the secretory function of the gut. However, even complete muscarinic block cannot totally abolish the activity in this organ system because of the presence of the local hormone and non-cholinergic neuron in enteric nervous system, and they also play in GIT effect. And now on the basis of their action you can easily correlate the therapeutic application or therapeutic uses of these drugs सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में, पार्किंसन डिजीज़ में, मोशन सिकनेस में, ऑफ्थेल्मोलॉजिक डिसऑर्डर में, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर में, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में, जीआईटी के डिसऑर्डर्स में और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में आप इनको थेराप्यूटिकली क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने एक्शन से इनको डिस्कस किया है। ओके, और इसी बेसिस पे आप इनके एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, यानी वही सिक्रीशन डिक्रीज़ होंगी, हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, हाइपरमाइड्रियासिस होगा, साइक्लोप्लीजिया होगा, जीआईटी की सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएंगी, लैक्रिमल सिक्रीशन ब्लॉक होंगी। ये सारे इनके एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि आप इनके एक्शंस की बेसिस पे इजीली you can correlate it. Okay, now the ganglionic blocking drugs, the second type of the anticholinergic drugs, but these drugs would never be termed as antimuscarinic because they are anticholinergic but they are blocking the ganglia. So ganglionic blocking agent, they are also the competitive blockers of the action of the acetylcholine as well as similar agonists but at nicotinic receptor, and definitely of both sympathetic as well as parasympathetic ganglia. And some member of the group also block the ion channel that is gated by nicotinic chole receptor. The ganglionic blocking drug are important and they are used in pharmacologic and physiologic research because they can block all autonomic outflow, sympathetic or whether parasympathetic. However, their lack of selectivity confers such a broad range of undesirable effect. That is why they are clinically not very much used. Okay, इनके हम ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है मेकमाइलामीन, जो कि अनलाइक क्वाटरनरी अमाइन एजेंट्स जैसा कि ट्राइमेथोफेन है, क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड इट एंटर्स इनटू द सीएनएस। सेडेशन, ट्रेमर, coriform movement and mental aberration have been reported as there is use of mecamylamine. Okay, as far as the eye is concerned, so ganglionic blocking drugs, they are basically also responsible for cycloplegia because of the loss of accommodation, because you know that ciliary muscles, they having the innervation from the parasympathetic nervous system, and effect on the pupil is not so easily predicted since the iris receive both साइनेप्टिक एज वेल एज पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक से प्यूपिलरी डायलेशन होगी और पैरासिम्पथेटिक से प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगी, तो एज ए रिजल्ट जो इफेक्ट होता है दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। सो कोई टिपिकल टाइप ऑफ द या प्रोमिनेंट इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। ओके, ganglionic blockade often causes moderate dilation of the pupil because parasympathetic tone usually dominate this tissue, you know. Okay, as far as their effects on cardiovascular systems are concerned, so blood vessels receive chiefly the vasoconstrictor fiber from the sympathetic nervous system, and that is the reason that ganglionic blockade cause a marked decrease in arteriolar and venomotor tone. Blood pressure may fall precipitously
प्रेसिपिटेट हो सकता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज बोथ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड वेनस रिटर्न आर डिक्रीज्ड. Next, the GIT tract secretion is reduced, although not enough to effectively treat the peptic disease. Motility is profoundly inhibited, and constipation can be marked in this case. As far as the clinical application is concerned, so ganglionic blocker are used infrequently, and the reason I told you why they are used infrequently, because they are non-selective and they totally block the whole autonomic nervous system. Mecamylamine block the central nicotinic receptor and has been advocated as a possible adjunct with transdermal nicotine patch to reduce the nicotine craving in patient attempting to quit the smoking. Okay, and trimethophan, which is another drug, quaternary amine, occasionally used in treatment of hypertensive emergencies and dissecting aortic aneurysm in producing the hypertension, which can be of value neurosurgery to reduce bleeding, operative field में the treatment of patient undergoing electroconvulsive therapy, and the toxicity of ganglionic blocking drug is limited to autonomic effects. ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली उसके ब्लॉक होने से तमाम उनके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और वही टॉक्सिसिटी होगी. ओके, I hope so that this will be cleared, and now we are moving towards another type of the anticholinergic drugs, and those drugs are basically the neuromuscular blocking agents. Up till now we have discussed the anticholinergic drugs into two categories, and now this one is the third category. फर्स्ट हमने एंटी मस्करानिक ड्रग्स पढ़े, फिर हमने एंटी गैंग्लियन या गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स पढ़े, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स. क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ये बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आई टोल्ड यू दैट देर इज़ नो प्री नो पोस्ट, ओनली वन न्यूरॉन emerges from the brain, and it directly innervate the, for example this is the न्यूरॉन, एंड डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स को या स्केलेटल मसल प्लेट को ये इनर्वेट करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स. दोज और अगेन यहाँ क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, रिसेप्टर यहाँ पर निकोटिनिक है, तो डेफिनेटली द ड्रग्स वुड बी रेफर्ड एज निकोटिनिक blocking drugs, or you can say anticholinergic drugs, but definitely they would be neuromuscular blocking agents. They can never be antimuscarinic drugs. Okay, I hope that this point will be clear to you. So these drugs block the cholinergic transmission between motor nerve ending and the nicotinic receptor on skeletal muscles, as I told you, and they possess some chemical similarities to the acetylcholine, and they act, remember, they act as either antagonist or agonist. If these agents are acting like antagonists, so they are known as non-depolarizing type, remember, and if they are acting as agonist, so they will be termed as depolarizing type. And definitely the end plate of the neuromuscular junction, एंड हम डिस्कस करते हैं इनको कि नॉन डीपोलराइज़र क्या है और डीपोलराइज़र क्या है. अप टिल नाउ यू पीपल हैव टू रिमेंबर दैट दीज ड्रग्स कैन एक्ट इन टू टू वे, वेदर दे कुड बी antagonist and whether they could be agonist. If they are antagonist, they will be non-depolarizer. If they are agonist, they will be depolarizer. Okay. So neuromuscular blockers are clinically useful during surgery to facilitate the tracheal intubation and provide complete muscle relaxation at lower anesthetic doses, allowing for more rapid recovery from anesthesia and reducing the post-operative respiratory depression. जो कि हम एनेस्थेटिक एजेंट्स में पढ़ चुके हैं कि यूजुअली एनेस्थीसिया में द एजेंट्स आर प्रीफर्ड जिनकी इंडक्शन भी रैपिड हो और उनकी रिकवरी भी रैपिड हो. तो अगर इन एजेंट्स को एडमिनिस्टर कर दिया जाए
तो फिर हमें एक अच्छा रिकवरी का मॉड्यूल मिलता है एनेस्थेटिक एजेंट से, तो इनको वहाँ अक्सर प्रेफर किया जाता है और यूज़ किया जाता है क्योंकि स्केलेटल मसल्स को ये रिलैक्स कर देते हैं। और स्केलेटल मसल्स में ही यूजुअली ज़ाहिर है कि सर्जरी के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले, तो ये काफ़ी सपोर्टिव और उसमें हेल्पफुल होता है। ओके, अब हम उन दोनों मैकेनिज़म्स को गोइंग टू डिस्कस विच वी डिस्कस प्रीवियसली, दैट दे आर ऑफ टू टाइप, वेदर दे आर नॉन डीपोलराइजर और वेदर दे आर डीपोलराइजर। इनकी दो तरह की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। इफ़ दे आर एक्टिंग एज नॉन डीपोलराइजर तो हम इनको कहते हैं कि ये बेसिकली कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर हैं। जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर ये एंटागोनिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, इफ़ दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक एज एंटागोनिस्ट, सो दे विल बी नॉन डीपोलराइजर। और नॉन डीपोलराइजर को आप कह सकते हैं कि दे आर कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स। So first drug known to block the skeletal neuromuscular junction was Curare, which native South American hunter of the Amazon region used to paralyze prey. The development of drug tubocurarine followed, but it has been replaced by other agents with few adverse effects such as cisatracurium, pancuronium, and rocuronium and vicuronium. भाई होता ये था कि जो साउथ अमेरिकन हंटर्स थे वो इस क्यूरेर को, जो नेचुरली अकरिंग है, इनको अपने जो उनके हंटर्स वो होते थे वो अपने एरोज़ पे, अपने तीरों पर लगा कर और पैरालाइज करने के लिए यूज़ करते थे। और इसी से फिर ट्यूबोक्यूरेरिन ड्रग जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी और बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे, तो अब लेटेस्ट एजेंट्स जिनके एडवर्स इफेक्ट्स कम हैं उनको बना लिया गया है। ठीक है, द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स have significantly increased the safety of anesthesia, as I discussed earlier, because less anesthetic is required to produce the muscle relaxation, allowing the patient to recover quickly and completely after the surgery. ओके, अब इनका मैकेनिज्म लो डोज पर कैसे है और हाई डोज पर कैसे है। लो डोज के ऊपर जो ये एजेंट्स होते हैं, आई एम पिकिंग अप एंड नॉन डीपोलराइजर्स, ये कॉम्पिटेटिव, मैंने आपको बताया कि ये कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स हैं। सो ये कॉम्पीट करते हैं एसिटाइल कोलिन से और सेम रिसेप्टर यानी निकोटिनिक रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन से कॉम्पीट करके बाइंड कर लेते हैं। Okay, so they compete with acetylcholine at the receptor without stimulating it. Here they are working as an antagonist. इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नॉन डीपोलराइजर है, डीपोलराइजेशन नहीं कराएंगे। ठीक है, Thus these drugs prevent the depolarization. जाहिर है कि जब acetylcholine bind नहीं हो सका तो depolarization नहीं होगी. So these drugs prevent the depolarization of muscle cell membrane and inhibit the muscle contraction. ओके, इस तरह मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को ये इनहिबिट कर देंगे। देयर कॉम्पिटेटिव एक्शन कैन बी ओवरकम बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर, जैसा कि नियोस्टिग्मीन या एड्रोफोनियम हमने पढ़ा था, और ये उन लेवल्स पर एसिटाइल कोलिन के लेवल्स को बढ़ा देंगे। और कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर आप किसी भी एक एजेंट की डोज बढ़ा देंगे तो फिर उसके इफ़ेक्ट वहाँ पर ओवरकम हो जाएंगे। ओके ओके, सो हाई डोजेस पर क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हाई डोजेस पे नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स यानी कि जो ब्लॉकर हैं ये ब्लॉक कर देते हैं आयन चैनल्स को मोटर एंड प्लेट पे, एंड दिस लीड्स टू फर्दर वीकनिंग ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन and thereby reducing the ability of cholinesterase inhibitor to reverse the action of non-depolarizing blocker. हाई डोजेस के ऊपर फिर cholinesterase inhibitor यहाँ काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनकी डोजेस ज़्यादा हैं, and with complete blockade the muscle does not respond to direct electrical stimulation. Okay, as far as the actions are concerned, so not all muscle are equally sensitive to blockade by competitive agent. A small, rapidly contracting muscle of the face and eye are most susceptible and paralyzed first, followed by the finger, limbs, neck and trunk muscles. Next, the intercostal muscle are affected.
बाद में, एंड लास्टली पर डायफ्राम इफेक्ट होती है एंड मसल रिकवर इन द रिवर्स मैनर। इसके जब रिकवरी होगी तो बिल्कुल रिवर्स मैनर में, यानी सबसे पहले डायफ्राम होगा, फिर इंटरकोस्टल मसल होंगे, फिर ट्रंक के मसल, नेक के, लिम्ब के, और फिर जो स्मॉल मसल्स हैं वो होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एजेंट्स आर द डीपोलराइजिंग एजेंट्स, जिनको हमने एगोनिस्ट टाइप कहा था। और ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं, दे वर्क बाय डीपोलराइजिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर similar to that of the action of the acetylcholine. However, these agents are more resistant to degradation by acetylcholine esterase and can thus more persistently depolarize the muscle fiber. ओके, ये उसमें डिग्रेड क्योंकि नहीं होते हैं और वहीं पर कंटिन्यूसली डीपोलराइजिंग करते रहते हैं, और उन मसल्स को परसिस्टेंटली जब डीपोलराइज कर देते हैं तो वो एक्शन वीक होने लगता है। जैसा कि सक्सीनाइल कोलिन है, जो कि ओनली डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, आजकल यूज़ होती है। मैकेनिज्म क्या है इनका कि सक्सीनाइल कोलिन अटैच करती है निकोटिनिक रिसेप्टर से एंड एक्ट लाइक एसिटाइल कोलिन टू डीपोलराइज द जंक्शन। जिस तरह एसिटाइल कोलिन डीपोलराइजेशन करवाता है, बिल्कुल ये भी डीपोलराइजेशन कराती है ये ड्रग, बट अनलाइक एसिटाइलकोलिन विच इज़ इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय बाय द एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस, उसका तो आपको पता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन एसिटाइलकोलिन का बहुत कम है। ये ड्रग यानी सक्सिनाइलकोलिन परसिस्ट कर जाती है हाई कंसंट्रेशन पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, अटैच रहती है रिसेप्टर से फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। कंटिन्यूसली रिसेप्टर स्टिमुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि वो रिसेप्टर फिर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। ओके, थेराप्यूटिक यूजेस क्या हो सकते हैं इन एजेंट्स के? बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, सक्सिनाइलकोलिन इज यूजफुल व्हेन रैपिड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इट इज़ ऑल्सो यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक ट्रीटमेंट, उस दौरान भी हम इनको अक्सर दे रहे होते हैं। और एडवर्स इफेक्ट की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि हाइपरथर्मिया, एपनिया, हाइपरकैलीमिया, दे आर द मेजर एडवर्स इफेक्ट्स of these agents. Okay, so I hope so that this topic related to the autonomic nervous system is also clear to you and it would be understandable for you. Please go through it, and if you have any problem, do ask me. Inshallah we will discuss it. Okay, take care and Allah Hafiz.